Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? I hope you are all well. Welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिसमें आपको मैं स्टडी करवाऊँगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो कि आपके फर्स्ट पेपर ए की बुक्स हैं। ये दो बुक्स हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी 4 बुक्स होती हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो हमने आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये मैं आपको बता दूं शॉर्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देखते हैं कंप्लीट तो इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बताऊंगी इम्पोर्टेंट और एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह अगर आप यही करते हैं तो आप अपने पेपर में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारी बुक्स हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी कि एनाटॉमी पार्ट ए है और पार्ट बी आपका फिजियोलॉजी का है। अगर हम इनको कंप्लीट करते हैं तो ये कितने मार्क्स की बनती है। तो क्या ये दोनों बुक्स हम अगर कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, याद करते हैं तो क्या हम इसमें पास हो सकते हैं जस्ट इन्हीं को करने से? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम क्या हम ये दो बुक्स अच्छे अच्छे से कर लें तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले अनाटमी का बता दूं। आपकी अनाटमी है ये 30 मार्क्स की है। 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। देन इट्स मीन 3 आपके क्वेश्चन अनाटमी के होंगे और 15 ही मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। सेम एज इट यहाँ पे हम अगर फिजियोलॉजी पे आएँ तो फिजियोलॉजी में भी आपके 30 मार्क्स की फिजियोलॉजी है। 3 क्वेश्चन आपके फिजियोलॉजी से आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे और 15 आपको एमसीक्यूज आपके फिजियोलॉजी में आएंगे। तो अगर आप सिर्फ यही दो बुक्स करते हैं तो ये 60 मार्क्स की है। तो 60 मार्क्स आपके आ सकते हैं पेपर में अगर आप इन्हें अच्छे से अटैम्प्ट करें। तो जबकि इस तरह होता है कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट में लिखते हैं और कुछ शॉर्ट में नहीं लिखते, वो डिटेल लिखते हैं। तो आपको पता है जब पेपर चेक करने वाले फार्मासिस्ट होते हैं तो वो शॉर्ट को तो कभी भी ये बाज़ स्टूडेंट कहते हैं बस 3-4 लाइनें लिखते हैं 5 नंबर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं होता। बाज़ का तो इस तरह होता है कि 2-2 3-3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कम से कम आपका जो एक क्वेश्चन होगा 2+ पेजेस का होना चाहिए। इनके 2.5 पेज का भी आप कह सकते हैं, इतना आपका होना चाहिए। लिखना है आपने इतना कम से कम। ये मैं आपको बता रही हूँ तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मैं आपको सारा तरीका भी बताऊंगी कि आपने कौन सा पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और कितनी पेजेस का लिखना है, उसमें डायग्राम बनानी है तो नहीं बनानी। तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं, ये यहाँ पे डायग्राम कंपलसरी नहीं है कि आपने लाजम ही डायग्राम बनानी होती है। लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपके चैप्टर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो कोशिश करें आप एनाटॉमी में, स्पेशली एनाटॉमी में आप डायग्राम ज़रूर बनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये फर्स्ट पेज है। इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी करनी है। इसमें आपको मैं एमसीक्यूज़ अंडरलाइन करवा देती हूँ, एमसीक्यूज़ भी बताऊँगी और इसमें जो करने वाली चीज़ है वही करेंगे हम, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो आपने नीचे डिटेल लिखी हुई है इसी में आगे जाके आपने जो क्वेश्चन होगा आपका फर्स्ट उसी में वो सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे
ऐसे रट्टे मारने का फ़ायदा नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो मेन चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने स्टडी करनी है एनाटॉमी यानी कि अनाटमी। इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, यानी कि प्रोनाउंसिएशन आपने अच्छे से करनी है। तो खैर इसको हम देख लेते हैं। फिजियोलॉजी, इस तरह ये कितने वर्ड से बने हैं ये देख लेना है आपने। देन लिखा हुआ है अनाटमी, ठीक है। अनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर किसका हो सकता है? बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी प्लांट्स का हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन का हो सकता है, ये इसके अलावा एनिमल का भी हो सकता है। यानी कि किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर को हम किस में स्टडी करेंगे? अनाटमी के अंदर स्टडी करेंगे। चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे फिर वो ह्यूमन का हो, चाहे एनिमल का हो, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? अनाटमी कहेंगे। देन इसी तरह फिजियोलॉजी की बात करें। फिजियोलॉजी क्या है? डील्स विथ बॉडी फंक्शंस। उनके अब जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसने किस तरह वर्क करना है, तो ये सारी डिटेल हम किस के अंदर पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो इसको आपने अच्छे से अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लेनी है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद अनाटमी लिखा हुआ है, अनाटमी की आपने डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टडी करते हैं इसको। अनाटमी इज़ ऑफ्टन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं अनाटमी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन है, चाहे बॉडी का ऑर्गन है जैसे कि किडनी आप ले लें, लीवर ले लें, ठीक है। बॉडी का वो क्या होगा? ऑर्गन होगा, और वो किसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर पार्ट है उसके रिलेशन को हम क्या कहेंगे? उसको हम अनाटमी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह द वर्ड अनाटमी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। अब जो अनाटमी है वो ड्राइव किससे की गई है? टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव की गई है। एना, एना का मतलब क्या होगा? आप, एंड टोनोस मीन्स कटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब अनाटमी का मतलब क्या है? कटिंग करना, यानी कि एना मीन आप, टोमोस मीन कटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे बन रहा है, तो आपने इसको एमसीक्यूज के तौर पे प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे ये चीज़ इतनी ही है। नेक्स्ट नीचे प्रोनाउंसिएशन दी गई है, जैसे यहाँ पे आप नीचे देखिए हिस्टोलॉजी है, ठीक है, साइटोलॉजी है। तो इसकी ये डेफिनेशंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ अनाटमी, इस पे इसे पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये सिंपल बच्चों डेफिनेशन है, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि चाहे प्लांट्स का स्ट्रक्चर हो चाहे एनिमल्स का, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, तो मेडिकल साइंस में हम उसे क्या कहेंगे? अनाटमी कह देंगे। तो ये सिंपल इसकी अनाटमी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन अनाटमी। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इट इज़ branch of medical science which deals with the study of structure of different organs and body parts of human। अब यहाँ पे आप देखें, एक चीज़ है जो आपने, एक लाइन्स है जिसको अपने अच्छे से रट लेना है। ये वाली लाइन है, इट इज़ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, विच डील्स विद स्टडी ऑफ। यहाँ पे फिर वही बात आ गई है, स्टडी ऑफ। अब यहाँ पे आप याद करें, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ, पीछे हमने सिंपल में पढ़ा प्लांट्स एंड एनिमल। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स, एक ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक लीवर, किडनी, ठीक है, गॉल ब्लैडर। तो ये क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आपके। जैसे हार्ट है, तो आपने बॉडी पार्ट्स
ऑफ ह्यूमन के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमन अनाटमी कह रहे हैं। नेक्स्ट हम ब्रांचेस ऑफ अनाटमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। तो ये वो जो क्वेश्चन इस तरह करके लिखा जाता है, व्हाट इज़ अनाटमी, राइट इट्स ऑल ब्रांचेस, इस तरह ये क्वेश्चन आता है। आई थिंक 2029 में 19 में ये आया है क्वेश्चन, और प्रीवियस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल अनाटमी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी ब्रांचेस लिख देनी है। 8 ब्रांचेस यहाँ पे इस बुक में लिखी हुई हैं, आपके नोट्स के अंदर इस 3 ब्रांचेस लिखी हुई हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं, तो आपने ये 8 की 8 अच्छे से प्रिपेयर करनी है और उसके बाद उसको लिखना है, जिसकी आप इजीली डायग्राम बना सकें आप बना लें। अदरवाइज़ आप 8 डायग्राम्स, ये 8 डेफिनेशंस लिखे हैं एनाटॉमी की, और मतलब अच्छी सी प्यारी सी हेडिंग दे के, और उसके बाद इसके साथ साथ आप इसकी एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखते जाएं। आई नो कि आप कहेंगे यहाँ पे तो एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी। आप जो लेक्चर सुन रहे हैं वो अपनी बुक के नीचे ही इसको राइट ऑन करते जाएं। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट है ब्रांच अनाटमी की वो है क्रॉस अनाटमी, यानी कि मैक्रोस्कोपिक। It is branch of anatomy which deals with the study of the structure of human body part by naked eye. तो अनाटमी की वह ब्रांच, ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के, यानी कि जो इंसानी बॉडी है इसके पार्ट को अगर हम आम आँख से देखते हैं, जो चीज़ें हमें आम आँख से नज़र आती हैं उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस अनाटमी कहेंगे। यानी कि मैक्रो, मैक्रो का मतलब ये होता है ना बड़ा, मैक्रोस्कोपी, या फिर इसको क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक स्टडी बोलेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन्स में लिखा है, मीन दैट विदाउट एनी माइक्रोस्कोप आर लेंस। ठीक है, इसका इस लाइन का आप क्या मतलब है कि हम इसको विदाउट किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से और विदाउट किसी लेंस के हम इसको देख सकते हैं, किससे, एक आम आँख से। नेकेड आई मीन कि आम आँख से हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं आम आँख से, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो आप खुद खुद से ज़रा अपनी नज़र दोहराएं, खुद से ऑब्जर्व करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो सिंपल, आपकी स्किन, आप स्किन को ऊपर से देख सकते हो, हाँ जी ये स्किन हमें नज़र आ रही है। देन आप मसल्स, बोन्स, आपकी जो बोन्स हैं वो भी आप टच करेंगे तो आपको नज़र आएंगे, ये जो है इधर बोन्स हैं, हाँ वहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये इजीली आप इसको लिख सकते हैं एज एग्जाम्पल के तौर पे। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपकी जो सेकंड ब्रांच है हिस्टोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ anatomy which deals with the study of structure of tissue। अब हम किसकी स्टडी को कह रहे हैं, हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू की जो स्टडी है उसको हम क्या कह रहे हैं, हिस्टोलॉजी कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर आप सेल ऑर्गेनेलिस ले लें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, it is the branch of anatomy which deals with the study of embryo। अब यहाँ पे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी को हम क्या कहेंगे, हम इसको एम्ब्रियोलॉजी कह देंगे। मज़ीद इसको हम देखें, इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ चेंजेस अक्रिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। आप जो बेबी है यूट्रस के अंदर, तो वो उसके अंदर जब चेंजिंग आते हैं, आपको पता है सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फिटस बनता है, ऐसे ही होता है ना। तो उसमें फर्स्ट डे से लेके 9th मंथ तक जितनी चेंजिंग आती हैं उसको हम किस में स्टडी करते हैं, इसी में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो
इसकी डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। सिंपल आप इतना बता दें। इज़ दैट क्लियर कि स्टूडेंट? यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम एम्ब्रियो को स्टडी को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है रीजनल अनाटमी। It is the branch of anatomy that deals with the study of any specific part of the body. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Any specific part of a body यानी कि स्पेशल पार्ट जो आपकी बॉडी के होंगे उसको हम, ख़ास पार्ट हैं जो आपकी बॉडी के स्पेसिफिक यानी कि ख़ास पार्ट है आपकी बॉडी के, उसको हम क्या कहेंगे? रीजनल अनाटमी कहेंगे। इसकी आप इजीली एग्जांपल देते हैं। आर्म है आपकी, लेग्स है, हेड है, नेक है, उसको हम क्या कहेंगे? ये स्पेसिफिक ऑर्गन है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? रीजनल अनाटमी कहेंगे। यानी कि आप छोटी सी एक लाइन से आप अपनी कंप्लीट डेफिनेशन लिख सकते हैं। यानी कि स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। इसी तरह आप इजीली अपनी ये छोटी छोटी डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन है सिस्टेमिक अनाटमी, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। बस का इस तरह भी हो जाता है कि आपको कंप्लीट वो राइट नोट लिखने को नहीं देते, लेकिन आपको 2 से 3 क्या करते हैं? डेफिनेशंस दे देते हैं। आप वो कहते हैं राइट ब्रीफ नोट ऑन, जैसे कि सिस्टेमिक अनाटमी, अप्लाइड अनाटमी, क्रॉस अनाटमी, तो आपको आनी चाहिए। देन देखते हैं सिस्टेमिक अनाटमी। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, जैसे कि नेम से ही ठीक है ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए इसको आप स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सिस्टेमिक अनाटमी। यानी कि स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी, अब बॉडी में बहुत ज़्यादा सिस्टम है जो वर्क कर रहे हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? अनाटमी, सिस्टेमिक अनाटमी बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने लिखा है जीआईटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, नर्वस सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। आप कोई भी एक दो नेम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यहाँ पे नेम से भी जाहिर है, साइटोलॉजी मीन सेल की स्टडी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट deals with the study of structure of cell and its component। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि सेल की स्टडी और इट्स के कंपोनेंट की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप देखें सेल के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आएगा आपको, न्यूक्लियस आपको नज़र आएगा, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटर्स नज़र आएगा। अब ये चीज़ें आप 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। यही है ना इसके कंपोनेंट्स, तो आप इसमें इजीली ये लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइड अनाटमी। अप्लाइड अनाटमी, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पास का हाथ लिखा होता है क्लिनिकल अनाटमी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्लिनिकल अनाटमी हमने नहीं पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपने अप्लाइड अनाटमी में ही आपने जो आप पढ़ेंगे अप्लाइड अनाटमी में, इसी को हम क्या कह रहे हैं? क्लिनिकल अनाटमी कह रहे हैं। तो पढ़ें, इसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। यानी कि डायग्नोज करना, स्टडी डिजीज़ को, कोई भी डिजीज़ को डायग्नोज करें तो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? अप्लाइड अनाटमी कहेंगे। और आपको पता है ये क्लिनिकल अनाटमी भी इसको हम कह रहे हैं। तो किसी भी क्लिनिकल के अंदर अगर किसी फ़र्ज़ करें पेशेंट है, उसको फीवर हो गया, उसको 10-15 दिन फीवर रहता है या फिर 8 दिन फीवर रहता है, वो मेडिसिन खा रहा है, उसका फीवर ठीक नहीं हो रहा, बस मेडिसिन पे मेडिसिन खाए जा रहा है, बट
क्या होता है, फ़ीवर जी रात को ख़त्म हो गया है, मेडिसिन खाई है, आराम रहा है 3-4 घंटे, और उसके बाद फिर फ़ीवर हो गया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा उसे फ़ीवर नहीं रहा, फिर उसको फ़ीवर हो गया, या बाद लोगों को सुबह टाइम फ़ीवर नहीं है जी, रात को सोते वक़्त फ़ीवर हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन है, देन इट्स मीन कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो अपना चेकअप करवाएगा, डॉक्टर क्या कहेगा, उसको कोई टेस्ट एडवाइस करेगा, तो वो टेस्ट के थ्रू उसको पता चलेगा कि उसको टाइफाइड हो गया है। इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो फिर उसकी डायग्नोस यानी ये किया ना डिजीज़ को, तो उसको हम क्या कहेंगे, अप्लाइड अनाटमी कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल में आप फीवर लिख सकते हो, या फिर किडनी स्टोन भी हो सकता है उसको, यानी कि उसको फीवर हो रहा है ना बार बार, पेन भी है, या फिर उसको अस्थमा है, या फिर ये भी हो सकते हैं वो अनीमिया का पेशेंट हो। तो इसमें आप कोई भी 1 से 2 एग्जांपल लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्रॉस क्रॉस सेक्शन अनाटमी। अब क्रॉस सेक्शन यानी कि कट करना पार्ट को, ये भी नेम से जाहिर जाहिर हो रहा है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि कट करना ह्यूमन पार्ट, वो ह्यूमन के बॉडी पार्ट को कट करना, उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस सेक्शन अनाटमी कह रहे हैं। यानी कि जैसे सी सेक्शन है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, यानी कि वुमन का जो औरत होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, कट लगा के, फिर भी हम कर रहे हैं ना सिजेरियन, या फिर आप दूसरी तरफ प्लेन का ले रहे हैं, abdominal ले लें। ठीक है, अगर किसी को अपेंडिक्स है तो उसके लिए भी हम ऑपरेट करेंगे, तो क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी कि किसी भी पार्ट को, ह्यूमन बॉडी के पार्ट को कट करना, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन कहेंगे। ओके, और इसकी स्टडी को क्रॉस सेक्शन अनाटमी बोलेंगे। जैसे नीचे पेज में आपको नीचे दिखाया गया है, उन्होंने कट किया, कट करके दिखाया कि यहाँ पे लीवर है, हार्ट है, स्टोमिक है, राइट लंग, लेफ्ट स्प्लीन नज़र आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड आपको नज़र आ रहा है, एसोफेगस नज़र आ रही है, ऑर्टा नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है अनाटमी का, वो हो चुका है कंप्लीट, और इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी ही हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन भी करते हैं साथ में। तो इसके साथ में आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसके अलावा जो स्टडी ब्रांचेस हैं, जैसे हिस्टोलॉजी है, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम अगर आर्थोलॉजी देखें, ठीक है, तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स एंड इट्स आर्टिकुलेशंस, इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, आर्थोलॉजी कहेंगे। तो इस तरह और भी काफ़ी ब्रांचेस हैं, अगर आप लोगों को वो, वैसे तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है उसको करके आपने क्या करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर 2 को। तो स्टूडेंट्स इसमें से अगर वो आपसे फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो सेकंड चैप्टर में आपसे लाजम क्वेश्चन आ जाएगा आपको, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का यूँ है कि अगर एग्जामिनर का मूड है और जो पेपर बना रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, एक तो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन उठाएंगे, एक दूसरे चैप्टर से उठा लेंगे, फिर नेक्स्ट तीसरे चैप्टर से उठा लेंगे, क्योंकि एनाटॉमी में 3 ही चैप्टर हैं। अगर वो इस तरह करते हैं कि मोस्टली इस तरह हो जाता है कि या तो वो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, या फिर सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, और तीसरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, मोस्टली इसी तरह हो रहा है। तो आपको मैं बताती हूँ दूसरे चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसके अलावा कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आपने पहले पढ़ा, उसकी ब्रांचेस को आपने अच्छे से कंप्लीट करना होता है, में उसमें से भी एमसीक्यूज बन जाते हैं बाज़ औक़ात। तो इसमें साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से पहले पेपर में आ चुके हैं, कौन कौन से नहीं आए इम्पोर्टेंट। तो इसमें वो आपको क्या करेंगे, 5 डेफिनेशंस दे देंगे,
उसको आपने लिखना होगा, वो आपकी 5 नंबर की होंगी, ठीक है। या फिर अगर वो 3 देता है तो वो उसके साथ भी कोई और कनेक्ट होंगी, तो आपके उसके भी क्या होंगे, 5 मार्क्स ही होंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है टर्मिनोलॉजीज ऑफ अनाटमी। तो यहाँ पे हम टर्म्स पढ़ेंगे अनाटमी की। तो सबसे पहले है वेंट्रल आर एंटीरियर पार्ट। वेंट्रल और एंटीरियर पार्ट ये क्या है, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट आर नियर टू अब्डोमेन। यानी कि वो पार्ट जो आपके फ्रंट साइड पे है, यानी कि अब्डोमेन वाली साइड पे है, आपके फ्रंट पे है, सामने वाली साइड पे, उसको हम क्या कह रहे हैं, वेंट्रल या फिर एंटीरियर पार्ट कह रहे हैं। अब खुद ही देखें आपके फ्रंट पे क्या है, अब्डोमेन के पास, या फिर अब्डोमेन वाली साइड है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम वेंट्रल या इंटीरियर कह रहे हैं, सिंपल। इसी तरह अगर हम डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर का देखें, द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू बैक साइड इज कॉल्ड डोर्सल आर पोस्टीरियर। अब इसी तरह अगर हमारी बैक साइड पे जो चीज़ें प्रेजेंट है या बैक साइड है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डोर्सल या फिर पोस्टीरियर पार्ट कहेंगे। द पार्ट विच प्रेजेंट, यानी कि बॉडी का वो पार्ट जो हमारी बैक साइड पे मौजूद है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डोर्सल या पोस्टीरियर क्या है। देन हम देख लेते हैं सुपीरियर आर इन्फीरियर। द पार्ट ऑफ बॉडी which is present towards upper side is called superior। अब हमारी अपर साइड पे जो चीज़ प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सुपीरियर कह रहे हैं। अब सुपीरियर साइड पे क्या चीज़ आ जाएगी, हमारी नेक भी है, हमारा हेड भी है, ठीक है। अब हेड क्या है, ये नेक के क्या है, सुपीरियर है। अब नेक के सुपीरियर क्या है, हेड है। तो इसलिए हम जो ऊपर वाली साइड है, ऊपर साइड है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सुपीरियर साइड। देन inferior है, the part of body which is present towards lower side is called inferior। अब हमारी जो लोअर साइड पे मौजूद है पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे, inferior कहेंगे। देन जो हमारा pelvis है, वो inferior किसके है, abdomen के है, सिंपल आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मीडियल लाइन। अब मीडियल लाइन या फिर इसको हम क्या कहेंगे, सैजिटल लाइन भी कहेंगे, राइट। अब ऊपर देखिए, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रंटल या क्रोनल प्लैंस कहेंगे। अगर हम इसके प्लैंस को देखें तो ये हमारे फ्रंटल यानी कि और क्रोनल पार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे सुपीरियर और इन्फीरियर का अगर हम देखें तो ये हमारे ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लैंस, राइट। नेक्स्ट अगर हम मिडल लाइंस को देखें तो ये हमारे मिड सैजिटल प्लान में आएगा। चलिए इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड मीडियल लाइन। अब देखिए मिडिल लाइन क्या है, कि ऐसी लाइन, ठीक है, जो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, इसको हम क्या कहेंगे, मीडियल लाइन कहेंगे। अब बिल्कुल अब फ्रंट बिल्कुल सीधा खुद ही खड़े हो जाएं, या फिर आप खुद टच करें अपना जो फोरहेड है और अपनी नोज़। अब देखें आपकी नोज़ है जो, ये आपकी आइज़ के क्या है, दरमियान में है। देन इट्स मीन ये क्या है, मीडियल लाइन में आ जाएगी, राइट। इसी तरह आप अपनी नोज़ के बिल्कुल सेंटर में अगर एक लाइन खींचें तो वो क्या होगी, आपकी मीडियल लाइन होगी, ओके। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे इस वाली डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आपकी मीडियल लाइन आपको ब्लू कलर में दिखाई गई है। यहाँ पे मिडिल ऑफ बॉडी, ये बिल्कुल बॉडी के मिड में है, सेंटर में है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मीडियल लाइन बोलेंगे। देन नीचे हम देख लेते हैं मीडियल और लैटरल। अब मीडियल क्या है, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मिडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल लाइन, मीडियल। तो अब देखें
वो पार्ट जो मिडिल लाइन के क्या है, करीब है, नज़दीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मिडिल कहेंगे। अब देखें इस एरो को, अब जो एरो मिडिल लाइन के करीब है, ठीक है, अब जो आपके पार्ट बॉडी मिडिल लाइन के करीब है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मिडिल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इस एरो से, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मिडिल लाइन की चीज़ें पास हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स पास हैं ज़्यादा, उसको हम मिडिल कहेंगे। तो इसी तरह लैटरल का देख लेते हैं, द पार्ट ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी के वो पार्ट विच आर प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट है अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन, जो मिडिल लाइन से दूर है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लैटरल कहेंगे। इज दैट क्लियर? देन स्टूडेंट, इसकी मैं आपको बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी एग्जांपल देती हूँ, आपको ये कभी नहीं भूलेगा, मीडियल और लैटरल, और ये है भी इम्पोर्टेंट, पेपर में आ चुका हुआ है, 3 बार आ चुका हुआ है पेपर में, मैं आपको बता दूँ। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लें, द पार्ट ऑफ बॉडी आर प्रेजेंट नियर टू द मिडिल लाइन, जो हमारी बॉडी के मिडिल लाइन के करीब है, हमारे बॉडी का पार्ट, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम मिडिल कहते हैं। इसकी इसकी आप नेक्स्ट एग्जांपल लिख लें, नोज़ इज़ मीडियर टू द आइज़, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा नोज़ है वो क्या है, हमारी आइज़ के बिल्कुल दरमियान है, मिड में है, इसलिए हम क्या कहेंगे, नोज़ इज़ मीडियल टू द आइज़। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेटरल। लेटरल मैंने आपको पहले स्टडी करवा दिया है, आप जस्ट आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है। आप देखिए, आप अपना हाथ देखें, थंब को देखें, थंब इज़ लेटरल टू अदर फिंगर्स। अब जो आपका थंब है, आप देखें, हाथ को बिल्कुल सीधा रखें क्लोज करके, तो आप देखेंगे जो आपका थंब है वो दूर है, ठीक है, फार है, ठीक है, अवे है, किससे, आपकी फिंगर से। देन आप लिखें, थंब इज लेटरल टू अदर फिंगर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, डीप, एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीप, यानी कि वो पार्ट जो दूर है आपकी सरफेस से, ठीक है, सरफेस पर किसको कह रहे हैं, स्किन को कह रहे हैं। अब स्किन के दूर क्या जाएगा, स्किन को टच करें, ऊपर स्किन है, आप नीचे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, अब मुझे तो बोन नज़र आ रही है, ठीक है, मतलब बोन्स फील हो रही है कि यहाँ पे बोन्स है। तो इसकी एग्जांपल नीचे उन्होंने ऑलरेडी लिखी है, बोन्स आर डीप टू स्किन। अब बोन्स क्या है, स्किन की नीचे वाली तह पे हैं, डीप है, गहरी सतह में है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी, ये भी आप ऑलरेडी लिखी हुई है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुपरफिशियल। अब सुपरफिशियल क्या है, एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल, कि कोई भी पार्ट है वो क्या है, नियर है, किसके करीब है, फ्रॉम द सुपर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल। अब सरफेस मैंने आपको ऊपर भी बताया कि स्किन के क्या है। अब सुपरफिशियल क्या है, हमारी स्किन का पार्ट है। एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल। अब इसकी एग्जांपल देखिए, स्किन इज़ सुपरफिशियल टू बोन्स। अब किसके ऊपर है स्किन, बोन्स के ऊपर क्या आ जाती है, वो स्किन आ जाती है। तो अब सुपरफिशियल पार्ट क्या हुआ, सुपरफिशियल पार्ट बोन्स के ऊपर स्किन आई, तो ये स्किन हुई ना। तो ये भी एग्जांपल लिखी हुई है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 2 बार पेपर में आ चुका हुआ है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलिए अब इसको स्टडी करते हैं। प्रॉक्सिमल, इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये स्टूडेंट इधर देखें, इस डायग्राम के अंदर आपको अपनी नेक नज़र आ रही है, ठीक है, नेक नीचे आपको स्टर्नम की हड्डी नज़र आती है।
अब फर्स्ट करें, ये आपका क्या है, स्टर्नम की हड्डी के बिल्कुल ऊपर छोटा सा डॉट लगाएं आप। तो ये आप ऐसे कंसीडर करें, ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट। ओके, विच आप अब इसकी डेफिनेशन को अगेन रीड करें। इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। अब वो पार्ट, ठीक है, जो रेफरेंस पॉइंट के करीब हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कहेंगे। अब देखो प्रॉक्सिमल किस कहाँ पे लिखा है, आपके शोल्डर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इधर देखें डायग्राम में प्रॉक्सिमल। ओके, तो अब आपके जो शोल्डर हैं ये क्या हुए ना, प्रॉक्सिमल हुए ना। अब शोल्डर किसके प्रोक्सिमल है, आर्म के। अब आर्म को देखो, आर्म क्या है, दूर है, शोल्डर वहाँ पे है ऊपर वाली साइड पे। अब इसकी एग्जांपल आप किस तरह लिखेंगे, शोल्डर प्रोक्सिमल टू आर्म। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टल। इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। अब वहाँ पे मैंने आपको देखो देखो करीब क्या है, प्रोक्सिमल। अब दूर क्या आ जाता है, वो जो पार्ट दूर आ जाए, दूर चला जाए रेफरेंस पॉइंट के, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल पार्ट बोलेंगे। अब इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है, फीट डिस्टल टू नी। अब अपना घुटना देखें। अब या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हो, जो हैंड की फिंगर है या हमारा हैंड है वो किसके डिस्टल है, शोल्डर के है। ये भी एग्जांपल लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल ये लिखें, फीट। ठीक है, फीट डिस्टल टू नी। इधर से अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे रेड कलर में डिस्टल लिखा है, ऊपर आपकी जो नी है वो आप उसको, या फिर pelvis कह लें, वो क्या है, प्रॉक्सिमल है। ओके, चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज। कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज को पढ़ते हैं। तो इन इन फॉर मिडल, ठीक है, ये आपने सिंपल रीड आउट करनी है, इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये पेपर में कभी भी नहीं आई, और ये किसके साथ, किसी के साथ कंबाइन भी नहीं है कि इसको किसी के साथ कंबाइन करके पूछा जाए, लेकिन ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी that present near to the middle line and towards the lower side। ऐसी लाइन, ठीक है, द पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का वो हिस्सा, दैट प्रेजेंट जो कहाँ पे प्रेजेंट है, नियर टू द मिडल लाइन, जो मिडल लाइन के तो करीब है, एंड टूवार्ड्स द लोअर साइड। ठीक है, एक तो ये मिडल लाइन के करीब है, और किसकी तरफ है, ये लोअर साइड पे भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन फॉर मीडियल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्सी लैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल। अब मैं आपको एक मज़े की टिप बता रही हूँ, यहाँ पे आपने इसको भूलना नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी, तो इसको आपने अच्छे से क्लियरली इसको क्लियर करके याद करना है, ताकि ये आपको कभी भी ना भूले। अब सिंपल आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, एप्सी मीन क्या है, सेम। सेम, बस ये याद रखना है, एप्सी मीन सेम एंड कॉन्ट्रा मीन ऑपोजिट। ये चाहे आप यहाँ पे छोटा सा रेड पेंसिल से लिख सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, आप इस यहाँ पे भी लिख ले सकते हैं, ताकि आपको ये भूले नहीं। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के दो पार्ट, यही वो कह रहे हैं, बॉडी के दो पार्ट दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड, जो एक ही साइड पे प्रेजेंट है, यानी कि सेम साइड पे प्रेजेंट है, उसको हम एप्सिल लेटर कह देंगे। अब नेक्स्ट नीचे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, आप नीचे एग्जाम्पल पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी सेड दैट, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, दैट द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर एप्सिलेटर। अब देखिए आपकी लेफ्ट साइड का जो आर्म है वो, और इसी तरह जो लेफ्ट लेग है उसको हम क्या कहेंगे, एप्सिलेटर कह देंगे।
अगर दूसरी तरफ इसको हम देखें एंड अदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल प्लान, तो उसको हम दूसरी साइड पे मिड सैजिटल प्लान भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रालैटरल। टू बॉडी ऑर्गन विच आर प्रेजेंट opposite to each other is called contralateral। ठीक है, कॉन्ट्रा का हमने मतलब भी पढ़ा कि ऑपोजिट की बात करें तो यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा कि बॉडी के दो पार्ट जो कहाँ पे प्रेजेंट है एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं, कॉन्ट्रालैटरल है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रालैटरल कहेंगे। जिनके बॉडी के दो पार्ट जो ऑपोजिट साइड पे हैं, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, the left arm and right legs are contralateral to one another with respect to the mid sagittal plane। अब हमारी अगर लेफ्ट आर्म देखें और इसी तरह राइट अपनी लेग्स देखें तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रालैटरल बोलेंगे। ओके, या फिर इसको हम मिड सेजिटल प्लान्स कहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज। अब बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज क्या होती है ये आप साथ में डायग्राम भी देखेंगे और साथ में आप स्टडी भी करेंगे, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं फ्लैक्शन। अब फ्लैक्शन क्या है, बेंडिंग movement in which angle between two bones decrease। अगर दो बोन्स के दरमियान एंगल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज मीन कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैक्शन। अब देखें इस डायग्राम को, आप देखें सबसे पहले तो यहाँ पे देखें जो उन्होंने बाजू अपना सीधा किया हुआ है, ठीक है, वहाँ और शोल्डर तक एंगल बनाएं, कितने का बनेगा एंगल, तकरीबन 180 का तो बन ही जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एंगल बहुत ज़्यादा बनेगा। अब इसी तरह अगर हम फ्लैक्शन के बाद देखें जहाँ पे उन्होंने अपना बाजू क्या कर दिया, बेंड कर लिया, ठीक है, बेंड करने से अब शोल्डर और बाजू जो उसने बेंड किया है इसके दरमियान आप एंगल बनाए तो वो क्या एंगल बनेगा, कम एंगल बनेगा, यानी कि डिक्रीज बनी हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लैक्शन कहेंगे। देन इसकी आप अगेन पढ़ते हैं इसकी टर्म को, देन एग्जाम्पल, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाइंडिंग मोमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज, यानी कि दो बोन्स के दरमियान अगर एंगल डिक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैक्शन कहेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाइंडिंग द एल्बो, ठीक है, हमने बेंड कर दिया, क्या किया, बेंडिंग मीन बेंड कर दिया, मोड़ दिया अपने बाजू एल्बो को। और क्लंची का हैंड, अगर आप इस तरह अपना हाथ सीधा करें उसको हम क्लंच करें अपने, यानी कि बंद कर दें, तो हमारे पास क्लेंचिंग बहन के मुट्ठी एक बन गई है। अब जब मुट्ठी बन गई है उसको हम फ्लैक्शन कह देंगे, यानी कि इसमें भी क्या हुआ है, एंगल क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया। क्लेंचिंग अ हैंड इनटू अ फिस्ट, फिस्ट की तरफ ले जाएं, और ये क्या इसकी एग्जांपल है, फ्लैक्शन की एग्जांपल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक, ये टर्म क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल आर डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज। अब क्या है एक्सटेंडिंग मूवमेंट, अब इस तरह देखिए, ये इधर से भी आप देख सकते हो, इधर से भी, ऊपर वाले डायग्राम में भी और नीचे, ये एक्सटेंडिंग यानी कि सीधा किया हुआ है, स्ट्रेट किया हुआ है, या फिर खड़े हैं, खड़ा किया हुआ है बाजू, या वो नीचे वाले वो बिल्कुल वो स्ट्रेट खड़े हुए हैं। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल आर डिस्टेंट, एंगल या फिर डिस्टेंस क्या हो रहा है, टू बोन्स के दरमियान बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखें ऊपर आप बाजू वाली को देखें, अब यहाँ पे एंगल क्या हुआ,
एंगल हमारा इंक्रीज हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधा बाजू हो गया, एंगल भी क्या हमारा इंक्रीज हो गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कह देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम अबडक्शन और एडक्शन को देख लेते हैं। अब इसके में आप छोटी सी ट्रिक याद रखें। देखें, ऐड का मतलब क्या है, यही ना, एडिटिंग करना, जमा करना। तो ऐड आप ये कहें कि करीब ला रहा है, जमा कर रहे हैं। अबडक्शन, ठीक है, अवे, दूर हो रहा है, ठीक है, एक चीज़ निकाल रहे हैं हम। तो इसी तरह हम पहले एडक्शन पढ़ते हैं। एडक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब। अब पाँव को देखें, इसी तरह जैसे आप ऊपर वाले डायग्राम आपने देखे थे, नीचे वाले डायग्राम में आप देखें, एडक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब, आपके लिम्ब की जो मूवमेंट है टुवार्ड्स द मीडियल लाइन, अगर वो मीडियल लाइन की तरफ है तो उसको हम एडक्शन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इस तरह खड़े हैं बिल्कुल स्ट्रेट, आपने एक पाँव दूसरी साइड पे रख दिया है, तो वो क्या है, वो आपकी मिडिल लाइन से दूर चला गया है, तो वो किस में आ जाएगा, अबडक्शन के अंदर आ जाएगा। अब इसी तरह आप बिल्कुल अपने पाँव को एक दूसरे के करीब लाते हैं, दोनों पाँव को, या फिर आप इस तरह अगर बैठे हैं, आप अपनी हाथ की मिसाल ले लेते हैं। अगर आप दोनों फिंगर को एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज करते हैं, देन इट्स मीन ये क्या होगा, एडक्शन होगा। अगर आप एक फिंगर को दूसरी फिंगर के दूर कर देते हो, मीन कि अगर उसके दरमियान गैप आ जाता है, फासला आ जाता है, तो वो किस में आ जाएगा, अबडक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने लेग की एग्जाम्पल भी दी हुई है, आर्म की भी दी हुई है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो यूज़ करें। ऊपर लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड अबडक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई है। तो चलें अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। अब प्रोनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजिशन दैट पल फेसिंग डाउनवर्ड, देन इट्स कॉल्ड प्रोनेशन। अब देखें, आप अपने हाथ को बिल्कुल उल्टा कर दें। उल्टा करने से आपने क्या किया, फोर आर्म की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ कर दिया, पल्म फेसिंग यानी कि हमारी हथेली है उसका फेस आपने टोटल नीचे कर दिया, जिसको हम कहते हैं अपना हाथ उल्टा करो। तो उल्टा हाथ कर देते ना, तो अब देखें उल्टा हाथ अपना इस तरह करें, तो आप नीचे देखें, आपने पल्म फेसिंग यानी कि जो आपकी हथेली है वो किस साइड पे है, वो नीचे वाली साइड पे है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनेशन कहेंगे। इसी तरह सुपिनेशन क्या है, इसी को आप बिल्कुल अपना हाथ सीधा कर दें तो वो जो पोजीशन होगी उसको हम सुपिनेशन कहेंगे। सिंपल, इसी से आपकी क्लियर हो चुकी है प्रोनेशन और सुपिनेशन। चलिए आप इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पल्म फेसिंग अपवर्ड। अब हमारी जो हथेली है वो किस साइड पे आ गई है, अपवर्ड, ऊपर वाली साइड पे आ गई है, इसको हम सुपिनेशन कहेंगे। यानी कि एक ही आपने सिर्फ एक एक वर्ड की चेंजिंग करनी है, आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, आपकी टर्म कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर वाली में आपने फॉर्म पल्म फेसिंग डाउनवर्ड कर देनी है, तो वो प्रोनेशन है। अगर अपवर्ड करते हो देन इट्स सुपिनेशन, यानी कि ऊपर वाली सतह पे आ गई है। इसी तरह इन्वर्शन एंड इवर्शन का देख लेते हैं। तो इन्वर्शन यानी कि अंदर की तरफ मुड़ रही है कोई चीज़, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ रही है। इसी तरह इवर्शन का देखें तो बाहर की तरफ मुड़ना, बाहर की तरफ मुड़ना। तो इन्वर्शन देखते हैं, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवार्ड्स द मीडियल लाइन। अब हमारी जो सोल की, जो हमारा फुट है उसकी अगर मूवमेंट देखें, अगर वो हो मिडिल लाइन की तरफ, देन इट्स कॉल्ड इन्वर्शन, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ रही है, इसको हम क्या कहेंगे,
इन्वर्शन। तो सिंपल क्या है, अगर जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में क्या किया था, अपना हाथ और पाँव मिडिल लाइन से दूर किया था उस टर्म्स में, और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने अब फुट की मूवमेंट को करना है। अब हम जब फुट की मूवमेंट को अपनी मिडिल लाइन की तरफ लेके आएंगे अंदर की तरफ, उसको इन्वर्शन कहेंगे। इसी तरह अगर हम बाहर वाली साइड पे उसको लेके जाते हैं, देन इट्स मीन मिडिल लाइन। चलें अब इवर्शन का हम रीड आउट कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन, अगर मिडिल लाइन से दूर करते हैं देन इट्स मीन इवर्शन। तो इसको हम क्या कहेंगे, इवर्शन कहेंगे। देन हम देख लेते हैं एलिवेशन क्या है और डिप्रेशन। एलिवेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवार्ड्स द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन। अब मूवमेंट ऑफ बोन यानी कि बोन्स की मूवमेंट जो किसकी तरफ है, अपर साइड की तरफ है, ठीक है। अब जैसे आप अपना एक बार मुंह खोलें, आ करके जैसे करते हैं आ, तो आपको क्या होगा, मूवमेंट ऑफ बोन्स में चेंजिंग आएगी। अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो वो अप ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है। ऐसे अपना मुंह बंद करें तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिवेशन कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे हो गया, नॉर्मल पोजीशन है इसकी। इसी तरह अगर डिप्रेशन, अगर किसी को अचानक हम कोई अगर कोई अचानक ऐसी खबर सुने सदमे वाली, जिसको कहते हैं हाँ ऐसे हो गया, तो हमारा मुंह ऐसे खुल जाता है। अचानक कोई शौक वाला न्यूज़ सुन ले तो तब भी हम कहते हैं हाँ ऐसा हो गया, तो ऐसे मुंह खुल जाता है। तो यार डिप्रेशन की हालत में इस तरह हो जाता है। तो उस जो मूवमेंट है उसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवार्ड्स द लोअर साइड। आप देखो अपनी ये चिन, ठीक, तो ये क्या होगी, आपकी ठोड़ी नीचे वाली साइड की तरफ चल जाएगी, जैसे कि डायग्राम में उन्होंने दिखाया गया। तो ये डिप्रेशन की हालत में होगी, डिप्रेशन के मोमेंट में होगी, तो उसको हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवार्ड्स द लोअर साइड इज का डिप्रेशन। सिंपल ये, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल आर डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड एंगल इंक्रीज। अब मूवमेंट ऑफ सोल, हमारे जो फुट है इसकी जो मूवमेंट होगी, इसकी सोल की, फुट की सोल की जो मूवमेंट होगी, विच एंगल आर डिस्टेंस फुट एंड एंगल इंक्रीज। अगर डिस्टेंस या फिर एंगल इंक्रीज हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लांटर फ्लैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप तस्वीर के अंदर देखिए, प्लांटर फ्लैक्शन क्या है, पाँव बिल्कुल सीधा है, नॉर्मल पोजीशन में है, इसको हम प्लांटर फ्लैक्शन कहेंगे। अब इसका एंगल, जब ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में, इसका एंगल आप बनाएं, चलिए हम नी तक बना लेते हैं, ठीक है। यानी हमारी जो नी कैप है उस तक इसका एंगल अगर हम बनाएं तो इसका एंगल कितना, यानी कि आपको पंजाबी में बोलूँ तो घुटने तक इसका एंगल बनाएं, यानी कि आप इसकी जो थंब है फुट का, वहाँ से अगर एंगल हम आपके घुटने तक बनाते हैं तो वो एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। उनके दरमियान एंगल क्या होगा, इंक्रीज, फासला बढ़ेगा। उसको हम कहेंगे प्लांटर फ्लैक्शन। इसी तरह डोर्सिफ्लेक्शन का देखें, इस द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट इज डिक्रीज इज कॉल्ड डोर्सिफ्लेक्शन। अगर आप क्या कहेंगे, अगर एंगल कम हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डोर्सिफ्लेक्शन कहेंगे। इसमें भी आप देखें, दो बोन्स, दो मूवमेंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मूवमेंट की, तो आप अगर इस तरह पाँव देखें, आपने थोड़ा सा अपने पाँव को क्या किया, ऊपर की तरफ उठाया, तो अब नी कैप और फुट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंगल थोड़ा सा कम बनेगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, डोर्सिफ्लेक्शन कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी वो भी मैंने आपको बता दी है। ये इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि सुपिनेशन हो गया, एवर्शन, और पीछे भी मैंने आपको बताई है। आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये आपके पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फर्दर इंफॉर्मेशन और वीडियो लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।